बच्चों, आज मैं आपको कक्षा 10वीं के पाठ को समझाने जा रही हूँ। मनु भंडारी का लिखा हुआ एक कहानी, यह भी बहुत ही बेहतरीन आत्मकथा है। चलिए देखते हैं इसमें इन्होंने क्या कहा है। यह बहुत ही मर्मस्पर्शी आत्मकथा है। यहाँ पर देखिए, विषय प्रवेश में पहले ही उसकी जानकारी में बताती हूँ। शीला अग्रवाल ने साहित्य का दायरा ही नहीं बढ़ाया, बल्कि घर की चार दीवार के बीच बैठकर देश की स्थिति को जानने समझने का जो सिलसिला पिताजी ने शुरू किया था, उन्होंने वहां से खींचकर उसी स्थितियों की सक्रिय भागीदारी में बदल दिया। शीला अग्रवाल के भाषण से मन्नू भंडारी ने प्रेरणा पाकर देश के स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया। वे एक महान लेखिका के रूप में उभर कर आई। आइए इस महान लेखिका के बारे में जानेंगे। तो ये जन्म कहाँ पे था इनका? भानुपुरा गांव में, जो अभी हमने पिछली वीडियो में इनका परिचय दिया था। अब इनका यादों का सिलसिला कहाँ से शुरू होता है, ये देखिए। अजमेर के ब्रह्मपुरी मोहल्ले के उस 2 मंजिले मकान से, जिसकी ऊपरी मंजिल में पिताजी का साम्राज्य था, यानी पूरा उन्हीं का राज्य चलता था, जहाँ वे निहायत अव्यवस्थित ढंग से फैली बिखरी पुस्तक, पत्रिकाओं और अखबारों के बीच या तो कुछ पढ़ते रहते थे या फिर डिक्टेशन देते रहते थे। नीचे हम सब भाई बहनों के साथ रहती थी हमारी बेपढ़ी लिखी व्यक्तित्व विहीन। बच्चों, इस शब्द को आप समझिए। मनु भंडारी के पिताजी तो बहुत पढ़े लिखे थे, लेकिन उनकी माँ कैसी थी? बेपढ़ी लिखी व्यक्तित्व विहीन। माँ सवेरे से शाम तक हम सबकी इच्छाओं की और पिताजी की आज्ञाओं का पालन करने के लिए सदैव तत्पर रहे। मैंने आगे भी इसके माँ के बारे में, मनु भंडारी की माँ के बारे में जो जिक्र किया गया है, उसको इस तरह से अंडरलाइन किया है, समझाया है। तो देखिए, यहाँ पे उनकी माँ कैसी थी? बेपढ़ी लिखी व्यक्तित्व विहीन, यानी का कोई अपनी पहचान उनकी नहीं थी, और सिर्फ वो बच्चों की ख्वाहिशों को पूरा करती थी और पिताजी की आज्ञा का पालन करती थी। अजमेर से पहले पिताजी इंदौर में थे, जहाँ उनकी बड़ी प्रतिष्ठा थी, सम्मान था, नाम था। कांग्रेस के साथ साथ समाज सुधार कामों में वे जुड़े हुए थे। लेकिन किसी कारणवश उन्हें इंदौर छोड़कर अजमेर आना पड़ा। और जो है ना, वह बेहद ही पहले के स्वभाव के थे। जब वो इंदौर में थे, वे बेहद कोमल संवेदनशील व्यक्ति थे, लेकिन दूसरी ओर बेहद क्रोधी और अहमवादी भी थे। अब जो है ना, इन गुणों के कारण किसी कारणवश वो अजमेर जब आ गए, तो उन्होंने हिंदी शब्दकोश यानी डिक्शनरी का काम को आगे बढ़ाया, और यह उन्होंने इससे यश, मतलब उन्होंने बहुत नाम भी कमाया, उनको इज्जत भी बहुत ज़्यादा मिली, लेकिन पैसा उसमें नहीं था। और इस कारण वह जो है ना, दिन ब दिन उनके सकारात्मक, उनके जो पॉजिटिव पॉइंट्स जितने भी थे, वो सब नकारात्मक, नेगेटिविटी में वो चले गए। और उनके घर की आर्थिक स्थिति जो है ना, इकोनॉमिकल कंडीशन बहुत ही ख़राब होने लगा। लेकिन उनका जो अहंकार जो था, वह उस बात की अनुमति नहीं देता, इजाज़त नहीं देता था कि कम से कम बच्चों को वह बताए। अगर माँ बाप भी अपने बच्चों को आर्थिक स्थिति के बारे में बताए, तो बच्चे भी उसी हिसाब से अपनी फरमाइशों को सामने रखते हैं। लेकिन मनु भंडारी के पिताजी ने कभी भी अपनी आर्थिक स्थिति के बारे में बच्चों के सामने जिक्र नहीं किया। तो बच्चों को कैसे पता चलेगा कि पिताजी जो ना इस दौर से गुजर रहे हैं? तो इस खराब स्थिति से, आर्थिक स्थिति से जो गुजर रहे हैं, उनका पता नहीं था। और ये सब जो है ना, देखिए, नवाबी आदतें थी, वो अधूरी महत्वाकांक्षाएं। शीर्ष पर रहने के बाद, यानी इंदौर में जो थे, तो वो बहुत ही नवाबी आदतों के साथ थे। हाशिए, मतलब पतन की ओर सरकते चले गए। इतना क्रोध उनको क्रोधी बना दिया, जिससे माँ हमेशा कांपती और घर में थरथराती रहती थी। और इन्होंने अपने हाथों विश्वासघात की जाने जैसी गहरी चोटें होगी, वे जिन्होंने आंख मूंदकर सब पर विश्वास करने वाले पिता को बाद में इतना शक्की बना दिया कि जब तब हम लोगों भी उसकी चपेट में आते रहते थे। तो इंदौर में इनको किसी ने बहुत गहरा धोखा दिया था, जिस कारण वह हर किसी पर संदेह करने लगे थे। अब यहाँ पर ये कह रहे कि चलिए, अब जान दीजिए, पिताजी का हम गौरवगान नहीं करेंगे, लेकिन पिताजी की कमजोरी क्या थी? गोरा रंग। गोरा रंग हमारी लेखिका जो है ना, वो दिखने में यहाँ पर देखिए, लेखिका कह रही है कि उनके कौन से व्यवहार का मेरे अंदर जो है ना क्या दशा हुई, वह बता रही हैं। तो लेखिका कह रही है, मैं काली हूँ, बचपन में दुबली और मरियल भी थी। गोरा रंग पिताजी की कमजोरी थी। सो बचपन में मुझसे 2 साल बड़ी, खूब गोरी, स्वस्थ और हंसमुख बहन सुशीला से हर बात में तुलना और फिर उसकी प्रशंसा नहीं, मेरे भीतर ऐसे गहरे हीन ग्रंथि पैदा कर दी, हीन भाव की ग्रंथि पैदा कर दी। तो हमारी लेखिका का कहना यह है कि अगर
बच्चों को रंग देकर हमें प्यार नहीं करना चाहिए। लेकिन पिताजी का क्या था, मनु भंडारी के पिताजी को गोरा रंग उनकी कमजोरी थी और वह इसीलिए सुशीला को बहुत प्यार करते थे और मनु भंडारी को बिल्कुल भी नहीं प्यार करते थे, उनको हमेशा डांटते ही रहते थे, जिसके अंदर मनु भंडारी के अंदर एक जो ना हीन भावना भर गई कि मैं किसी काम की नहीं हूँ, मैं अच्छी नहीं हूँ, मेरे अंदर कुछ भी अच्छे क्वालिटीज़ नहीं है, मेरे अंदर कुछ भी अच्छे गुण नहीं है, यह सब बातें उनके भीतर भरने लगी। यहाँ पे देखिए, इसलिए मनु भंडारी जी कह रहे हैं कि सम्मान और प्रतिष्ठा पाने के बावजूद आज तक मैं उससे उबर नहीं पाई। पिताजी ने जो हीन भावना उनके अंदर भरी वह आज भी बाहर नहीं हो पाई। आज भी परिचय करवाते समय जब कोई कुछ विशेषता लगाकर मेरी लेखक की उपलब्धियों का जिक्र करने लगता है तो मैं संकोच से सिमट ही नहीं जाती, बल्कि गरने को हो आती हूँ, क्योंकि इनको अपने आप पर यकीन ही नहीं होता है, विश्वास ही नहीं होता क्या मैं इतनी अच्छी लेखिका बन चुकी हूँ। इस तरह से उन्हें अपने उपलब्धि पर खुद ही विश्वास नहीं होता था। किसी परत के नीचे दबी इस हीन भावना के चलते मैं किसी भी उपलब्धि पर भरोसा नहीं कर पाती और तुक्का ही लगाती थी। अब यहाँ पर देखिए, अपनों के हाथों विश्वासघात की गहरी व्यथा से उपजा शक हो संभालने के बाद भी, यानी बाद में भी जब मनु भंडारी बड़ी हो गई तब भी बाद में भी उन्हें किसी न किसी बात पर पिताजी से टक्कर होती ही रहती थी और यह जना आगे बढ़ती रही। और पिताजी के ठीक विपरीत थी उनकी माँ। इससे पहले भी माँ के बारे में मैंने बताया था, इनकी लेखिका खुद ही कह रही है कि हमारी वे पढ़ी लिखी माँ धरती से कुछ ज़्यादा ही धैर्य और सहन शक्ति थी शायद उनमें। पिताजी की हर ज्यादती, यानी उनकी जो भी जुल्म वह करते थे, जो भी अत्याचार करते थे, वो चुपचाप सह लेती थी। अपना प्राप्य और बच्चों की हर उचित अनुचित फरमाइश और जिद को अपना फर्ज समझकर बड़े सहज सरल भाव से स्वीकार करते थे। उन्होंने जिंदगी भर अपने लिए कुछ नहीं मांगा। कौन? इनकी माँ, मनु भंडारी की माँ। चाहा नहीं, केवल दिया ही दिया। हम भाई बहनों का सारा लगाव शायद सहानुभूति से उपजा माँ के साथ था, लेकिन निहायत असहाय मजबूरी में लिपटा उनका यह त्याग कभी मेरा आदर्श नहीं बन सका। न उनका त्याग, न उनकी सहिष्णुता। तो माँ अगर अपने लिए, माँ को भी अधिकार है कि वो अपने अधिकार के लिए लड़े, लेकिन उनकी माँ कभी भी यह नहीं चाहती। जो भी घर में थे सब उनके प्रति सहानुभूति रखते थे, लेकिन उनसे प्यार कोई नहीं करता था। इसलिए मनु भंडारी कहती हैं कि मैं अपनी माँ को कभी भी अपना आदर्श नहीं मानूंगी। क्यों नहीं मानूंगी? क्योंकि जो महिला या जो नारी अपने अधिकार के लिए न लड़े तो वह जो है ना एक बेकार, ऐसा लगता है कि उनकी ज़िंदगी बेकार हो जाती है। ये मनु भंडारी के हिसाब से है। इसीलिए वो कहती कि मैं कभी भी अपनी माँ को अपना आदर्श नहीं बना सकता। अब मनु भंडारी 5 भाई बहन थे, जिसमें सबसे छोटी यही थी। उनकी बहन की शादी हो चुकी। पास पड़ोसियों के साथ खेलना, गुड्डे गुड़ियों का ब्याह रचाना और मांझा सूतने का काम, ये सभी बच्चे अपने घर में करते हैं। इसके साथ ही यहाँ पर देखिए, उस जमाने में बच्चे सिर्फ घर की दीवारें तक ही नहीं रहते थे, पूरे मोहल्ला उनका घर होता था। लेकिन आजकल क्या ऐसा है? ऐसा नहीं है। हम लड़कियों को घर से बाहर निकलने नहीं देते थे। यहाँ पर इस बात का भी इन्होंने जिक्र किया कि उस ज़माने में घर की दीवारें घर तक ही नहीं समाप्त हो जाती थी, बल्कि पूरे मोहल्ले तक फैली रहती थी। इसलिए मोहल्ले के किसी भी घर में जाने पर कोई पाबंदी जो ना नहीं थी, बल्कि कुछ घर तो परिवार का हिस्सा ही था। आज तो बड़ी शिद्दत के साथ यह महसूस होता है कि अपनी ज़िंदगी खुद जीने के इस आधुनिक दबाव में ने महानगरों के फ्लैट में रहने वालों को हमारे इस परंपरागत पड़ोस कल्चर से विच्छिन्न, यानी छिन्न भिन्न कर दिया, करके हमें कितना संकुचित, सिकड़ा हुआ, असहाय और असुरक्षित बना दिया है। हम अपने पड़ोसी पर ही भरोसा नहीं कर सकते हैं। इस तरह से इन्होंने जिक्र किया है। पहले घर ही नहीं, पूरा मोहल्ला उनका घर रहता था, तो सभी सुरक्षित रहते थे मोहल्ले में, किसी को किसी बात का डर नहीं रहता था। लेकिन आजकल ऐसा नहीं है, हम अपने पड़ोसी पर भी भरोसा नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, मेरी कम से कम एक दर्जन आरंभिक कहानियों के पात्र इसी मोहल्ले के हैं, जहाँ मैंने किशोरावस्था गुजारा, युवावस्था आरंभ किया, और 1-2 छोड़कर उसमें कोई भी पात्र मेरे परिवार का नहीं है। अब यहाँ पर जब ये कॉलेज में गई तब इनका सामना शीला अग्रवाल से हुई। जब इनकी बहन का विवाह था, देखिए उस समय तक हमारे परिवार में लड़की का विवाह के लिए अनिवार्य योग्यता थी उम्र में 16 वर्ष और शिक्षा में मैट्रिक। तो इतने पढ़े लिखे थे इनके पिताजी कि इस शिक्षा के महत्व को जानते थे। 1944 में सुशीला ने यह योग्यता प्राप्त की और शादी करके कोलकाता चले गई। दोनों बड़े भाई भी आगे पढ़ाई के लिए बाहर चले गए।
अब इनके घर में बचा कौन? मनु भंडारी, उनके पिताजी, उनकी माँ। अब जो है ना, पिताजी का ध्यान पहली बार मुझ पर केंद्रित हुआ। किस पर? मनु भंडारी पर। लड़कियों को जिस उम्र में स्कूल की शिक्षा के साथ साथ सुघर, गृहिणी और कुशल पाक शास्त्री बनाने के नुस्खे जुटाए जाते थे, पिताजी का आग्रह यानी निवेदन रहता था कि मैं रसोई से दूर ही रहूं। रसोई को वो भटियार खान कहते थे। तो पिताजी रसोई को भटियार खान क्यों कहते थे? क्योंकि जो नारी एक बार रसोई घर में चले गई तो वो अपना पूरा गुण, टैलेंट, कुशलता पूरा उस भट्टी में, वो एक भट्टी के समान है जिसमें अपने सभी गुणों को वह वहीं पर झोंक देती हैं। इसीलिए वह मनु भंडारी के पिताजी कभी भी मनु भंडारी को रसोई घर में जाने नहीं देते थे वहाँ पर, इसीलिए उसे भटियार खान कहते थे, खाना कहते थे। उनके हिसाब से वहाँ रहना, अपनी क्षमता और प्रतिभा को भट्टी में झोंकना। घर में आए दिन विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के जमावड़े होते थे, जमकर बहसें होती थी। बहस करना पिताजी का प्रिय शगल था। चाय पानी नाश्ता देने जाती तो पिताजी मुझे भी वहीं पर बैठने को कहते हैं। इस तरह से यह धीरे धीरे मनु भंडारी राजनीति में भी दिलचस्पी लेने लगी। जब वह सावित्री गर्ल्स हाई स्कूल में जहाँ उन्होंने कहकर सीखा, वह जो है ना शीला, हिंदी की अध्यापिका शीला अग्रवाल से परिचय हुआ। वह जो है ना उन्हें कविता लिखने, कहानी लिखने और उनको जीवन में हर छोटे बड़े काम के लिए उनको आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करने लगी। अब यहाँ पर देखिए, उन्होंने शीला अग्रवाल का भी चर्चा किया है। शीला अग्रवाल ने साहित्य का दायरा ही नहीं बढ़ाया, बल्कि घर की चार दीवार के बीच बैठकर देश की स्थितियों को जानने समझने का जो सिलसिला पिताजी ने शुरू किया, उन्होंने वहां से खींचकर उसे भी स्थितियों की सक्रिय भागीदारी में बदल दिया। 1946-47 के दिन वे स्थितियां वैसे ही घर पर बैठ रहना संभव था भला? प्रभात फेरियां, हड़तालें, जुलूस, भाषण, हर शहर का चरित्र और पूरे दम, खम और जोश खरोश के साथ इन सबसे जुड़ना हर युवा का उन्माद यानी एक पागलपन था। मैं भी युवा थी और शीला अग्रवाल की जोशीली बातों ने रगों में बहते खून को लावे में बदल दिया। स्थिति हुई कि एक बवंडर यानी एक तूफान शहर में मचा हुआ था और हर एक घर में पिताजी की आज़ादी की सीमा यही थी कि उनकी इस परिस्थिति में घर आए, लोगों के बीच उठो बैठो जानू समझो, हाथ उठाकर नारे लगाती, हड़तालें करवाती, लड़कों के साथ शहर के सड़कें नापती। लड़की को अपनी सारी आधुनिकता के बावजूद बर्दाश्त करना उनके लिए मुश्किल हो रहा था। यहाँ पे मनु भंडारी कहती हैं कि पिताजी ने जो छूट दी थी, मनु भंडारी उससे ज़्यादा ही आगे बढ़ गई थी। तो जुलूस निकालना, हड़ताल करना, ये सारे था। इसके साथ ही पिताजी यश कामना, बल्कि कहूँ कि यश लिप्सा पिताजी की सबसे बड़ी दुर्बलता थी कि उनकी प्रसिद्धि हो, उनकी ख्याति फैले और इसलिए वह एक विशिष्ट बनकर जीना चाहिए। यहाँ पे देखिए, समाज में उनका नाम हो, सम्मान हो, प्रतिष्ठा, वर्चस्व हो और इसके चलते मैं एक बार उनके कोप से बच गई। एक बार कॉलेज के प्रिंसिपल का पता आया कि पिताजी आकर मिले और बताया कि मेरी गतिविधियों के कारण मेरे खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई हो। और हमारे लेखिका डर जाती हैं। वह सोचती कि पता नहीं पिताजी आने के बाद कितना जो है ना हमें सुनाएंगे। वह जो है ना चले जाती पड़ोस के घर में। तब पिताजी आते हैं तो उनको बहुत ही खुशी होती है कि वो कहते हैं कि मेरी बेटी ऐसी है कि एक बार वो कहती है कि क्लासेस नहीं होंगे तो क्लासेस बंद हो जाते हैं और सभी लड़के हड़ताल करवाने के उसकी बात सब लड़कियां सुनते हैं। यह बात सुनकर उनको खुशी भी, आनंद मिलता है, खुशी होती है। लेकिन कभी कभी उनके पिताजी के एक दोस्त आकर कहते हैं, जो यह शिकायत करते हैं कि बेटी को इतना छूट भी नहीं देना चाहिए कि वह नारे लगाए, सड़क पर लड़कों के साथ घूमे, इस आज़ादी के लिए लड़े, ये सब नहीं करना चाहिए। लेकिन दूसरे मित्र आकर मनु भंडारी की बहुत ही तारीफ करते कि वह आपकी बेटी कितनी अच्छी है, जो इतने अच्छी तरह से हर काम निपटा रही है। तो यू हैव मिस्ड समथिंग, और कहते हैं कि पिताजी को कहते हैं कि मनु भंडारी का भाषण आपको सुनना चाहिए, इसलिए यहाँ पर ये यूज़ किया गया, यू हैव मिस्ड समथिंग। इस पर जो है ना उनका देखिए, भीतर जाने पर माँ ने दोपहर को गुस्से वाली बात बताई तो मैंने राहत की सांस ली। अब यहाँ पर इस तरह से मनु भंडारी ने अपने जीवन के उतार चढ़ाव को बहुत ही सुंदर वर्णन किया है कि किस तरह से उनके और उनके पिताजी के साथ जिन्हें हमेशा टकराहट के बावजूद पिताजी को उन पर गर्व होता था।
और उनको कॉलेज से भी निकाल दिया गया, लेकिन तभी देश आज़ाद हो गया और कॉलेज खुल गए। इसलिए कहते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है कि हुदंग तो बाहर रहकर भी इतना मचा है कि कॉलेज वालों को अगस्त में आखिर थर्ड ईयर खुलना पड़ा। जीत की खुशी पर सामने खड़ी बहुत बहुत बड़ी चिर प्रतीक्षित, यानी कितने देर से सबको इंतजार था, खुशी के सामने यह खुशी बिला गई। शताब्दी की सबसे बड़ी उपलब्धि 15 अगस्त 1947 थी। तो अब बच्चों, आशा करती हूँ ये पाठ आप 2 बार 3 बार ज़रूर सुनिए, जिससे आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा, और इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।